नमस्कार, शो का नाम टू द पॉइंट। मेरा नाम संतोष चौधरी। मेरे साथ जो खास मेहमान हैं मोहसिन रजा साहब हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। हज कमेटी की बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करें, कई बड़ी जिम्मेदारियां रही हैं मोहसिन साहब के पास। मोहसिन साहब बहुत बहुत शुक्रिया टू द पॉइंट में बात करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत कुछ बदला महसूस कर पा रहे हैं आप? भारत 2014 से काफी कुछ बदला सा महसूस कर रहा है और एक एक भारतीय अपने आप में गर्व महसूस करता है कि जब हमारी सेना डट कर सीमाओं पर और सीमा के बाहर भी पार जाकर जिस तरह से आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कल्पना से परे चीजें कर रही है सेना हमारी, तो सेना का जब मनोबल बढ़ता है और सेना जब ये शौर्य दिखाती है तो 140 करोड़ लोग उनका भी सीना चौड़ा होता है क्योंकि हमारी सेना सशक्त है और हर चीज में सक्षम है। तो इसलिए अगर आप बात करें कि आज जिस तरह से 2014 से लेकर 25 आ गया, आप देखिए डे बाय डे एक नई माइलस्टोन हम स्थापित करते जा रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और कहीं पर भी कोई चीज आपको ऐसी नजर नहीं आएगी जहां पर कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा कहता मिल जाए कि ये ऐसा हो जाता है तो ऐसा, क्योंकि विजन हमारी सरकार का बहुत अच्छा है, देशहित के लिए है, जनहित के लिए है और एक एक जन के लिए चिंता करने वाला हमारे पास प्रधान सेवक आदरणीय मोदी जी। आपने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया। मोहसिन साहब, पीएम मोदी ने बीकानेर में एक रैली हुई और रैली में उन्होंने कहा कि इस समय उनकी रगों में गर्म खून नहीं, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए चेतावनी थी साफ तौर पे कि अगर आइंदा कोई ऐसी आतंकी घटना होती है तो भारत अब मुंहतोड़ जवाब देगा। देखिए, भारत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से नेतृत्व कर रहे हैं वो देश का, तब से आप देखें हमारी सेना ने, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो और चाहे अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से एयर स्ट्राइक करके हमने मुंहतोड़ जवाब दिया और आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। बाकायदा पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी बहनों का सिंदूर जिन्होंने उजाड़ा था, हमने उनके कैंप उजाड़ दिए, उनके आकाओं को मारने का काम किया है हमारी सेना ने। ऐसा नेतृत्व है आज भारत के पास में। तो इसलिए जो उन्होंने कही है बात कि हमारी रगों में ये बहनों का खून है, बहनों का जो सिंदूर है वो हमारे लिए रगों में खून बनकर दौड़ रहा है और हम बदला लेकर रहेंगे। हम उन बहनों के खून को, उनके सिंदूर को उजाड़ने वालों को कहीं भी दुनिया में होंगे, हम उनको घुसकर मारने का काम करेंगे जिस तरह से पाकिस्तान में हमारी सेना ने घुसकर मारने का काम किया। क्या आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला भारत? आंखें डालकर, छाती सीना तान कर ऐसे मार कर आते हैं और बाकायदा और आज भी कह रहे हैं कि हमने कोई युद्ध विराम नहीं है, ये स्थगन है, फिर गलती करोगे फिर हम घुसकर मारेंगे, इसके लिए तैयार है हमारी सेना। हमें अपनी सेना पर गर्व है। मोहसिन साहब, राजनीति का आपका बड़ा अनुभव है, क्या आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर में या सिंदूर के बाद या पहलगाम की घटना के बाद सारा विपक्ष कमोबेश एक साथ खड़ा रहा है? ये बदलती हुई राजनीति है कि जब बात देश की हो, बात राष्ट्र की हो, बात नेशन की हो तो कोई राजनीति नहीं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं तो हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमें भारतीय होने का गर्व कराती है, एक एक व्यक्ति को भारतीय होने का गर्व कराती है और हर व्यक्ति ये समझता है कि ये हमारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है, एक पार्टी है हमारी, लेकिन हमने देश हित के लिए पार्टी बनाई है, जनहित के लिए पार्टी बनाई है और देश के एक एक व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए, एक एक व्यक्ति का विकास और उसका कल्याण करने के लिए पार्टी है। तो इसलिए हर भारतीय के लिए हम हैं। और आज विपक्ष ने जिस तरह से बात आप कह रहे हैं, विपक्ष ने तो हमेशा ही विपक्ष को ऐसी भूमिका में रहना चाहिए, बाद में भी उन्हें पलटना नहीं चाहिए। जैसे ही कोई चीज हो जाए और आपको लगे कि नहीं अब हमारी राजनीतिक रोटियां सीखना चाहिए, तो आप उस पर अनर्गल सवाल शुरू कर देते हैं। इससे हमारी सेना का मनोबल गिरता है, हमारे देश की साख गिरती है। कहीं ना कहीं विदेशी मंच पर जाकर जिस तरह से विपक्ष के नेता बोलकर आ जाते हैं, तो ये तो बड़े शर्मसार करने वाली बात है कि पहले कहते हैं हम साहब एक हैं देश हित में, तो और देश हित में जब एक हैं तो देश का, सेना का शौर्य, उसके जश्न में भी तो एक रही है ना, उसका मनोबल बढ़ाने में भी तो एक रही है। आप मनोबल तोड़ने के लिए तो फौरन जैसे ही मौका मिलता है चूकते नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलना चाहिए, एक ही स्टैंडर्ड रहना चाहिए। पक्ष और विपक्ष इस बार प्रमाण नहीं मांगे गए। इस बार भारत की सेनाओं ने जो शौर्य दिखाया, जो पराक्रम दिखाया, इस बार प्रमाण नहीं मांगे गए। खुद से देख रहे हैं ना, अब क्या प्रमाण मांगेंगे? अब तो दिखाकर हमने बता दिया ना सबको कि अभी भी कोई जरूरत है क्या किसी को प्रमाण की? हमने तो लगातार दिखाया है और आगे भी देखेंगे सब लोग। अब तो टेक्नोलॉजी है, आपको प्रमाण मांगने की जरूरत ही नहीं है भाई। आप जानते हैं और आप अपनी सेना का मनोबल बढ़ाइए,
हमारी सेना ने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है और पूरे विश्व में आज भारत का जो परचम लहराया है, तो तिरंगे का मान बढ़ाया है सेना ने। मोहसिन रजा साहब का खून खौला था? अरे बिल्कुल खोलेगा, क्यों नहीं खोलेगा, क्योंकि हमारा देश, हमारे लोग, एक एक की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। और अगर इसमें भी कोई आकर इस तरह की हरकत करके जाएगा तो हम उसको छोड़ नहीं सकते किसी भी हाल में। हमने कहा, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने देखा, रात दिन उन्होंने मीटिंग करी है और रात दिन मीटिंग चली है। पूरी हमारे जो भी हमारे फोर्सेस थे, हमारे जो तीनों दल हैं, तीनों सेनाएं हैं, उनके दल के लोगों के साथ में, जिस तरह से उनके अध्यक्षों के साथ में लगातार माननीय प्रधानमंत्री कई दौरे छोड़कर आ गए विदेश के, क्योंकि ये लड़ाई हमारी बहनों की थी, बहनों के सिंदूर की थी। इसलिए इसको हमें हर हाल में जीतना भी है और आगे सबक सिखाना है। सवाल वक्फ बोर्ड से जुड़ा, क्योंकि वक्फ की आपके पास बड़ी जिम्मेदारी रही और बड़ा लंबा अनुभव भी रहा है। वक्फ कानून को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? क्या आपको लगता है इस कानून के बाद या 3 तलाक जैसे बड़े बदलाव के बाद मुस्लिम समाज को आप भारतीय जनता पार्टी के करीब ला पाएंगे? देखिए, अगर हम सही मानों में बात करें तो मैंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में आप उठाकर देखें, 2017 में जब वक्फ मंत्रालय की जिम्मेदारी हमारे पास आई और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की सरकार संभाली, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो वक्फ के बारे में किसी को पता ही नहीं था कि वक्फ है क्या। तो हमने उस बात को उजागर करना शुरू किया और आप लोगों से उसको शेयर करना शुरू किया कि साहब, इसमें तो कई लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। पूरे देश में अगर आप देखें तो लाखों करोड़ का घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, और उसकी जननी अगर कोई है वो कांग्रेस है, उनको मानना पड़ेगा। और ये उनके सहयोगी दल जिन्होंने उन्हें समर्थन दिया और 2013 का जो अमेंडमेंट वो लेकर आए, अपार शक्तियां बोर्ड को देकर उन्होंने अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया, और ये सीधी तौर पर गरीबों का हक रोका। और आम आदमी की प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो बाय यूजर आपने वक्फ में दर्ज करा दी। ठीक है। और अगर वो जा रहे हैं, संतोष जी जा रहे हैं कि साहब मेरी प्रॉपर्टी वक्फ में आ गई, तो वो कह रहे हैं साहब अब तो कुछ हो नहीं सकता, आप वक्फ बोर्ड के सामने जाइए। वक्फ बोर्ड को आपने न्यायालय बना दिया, मतलब संविधान से ऊपर कर दिया था देश के, ये कांग्रेस ने किया था। तो अमेंडमेंट को खत्म करके नया अमेंडमेंट लाना जरूरी था, क्योंकि बगैर अमेंडमेंट को जो 25 का अमेंडमेंट हम लेकर आए हैं, जो कानून लेकर आए हैं आदरणीय मोदी सरकार, अगर ये नहीं लाती तो आप यकीन मानिए किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। क्या कांग्रेस के विरोध के पीछे का सबसे बड़ी वजह यह कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की जमीनें कॉम्प्लेक्स वक्फ की जमीनों पे है, शायद इसलिए विरोध है? मैंने कहा कि कांग्रेस ने इसीलिए किया था कि अपने लोगों को सीधी तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु कुछ हो, उनको धर्मगुरु ना कहा जाए, वो इनकी पार्टी के नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हों, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हों या अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े हों, ये सारे लोगों के पास वक्फ की प्रॉपर्टियां, भाई बड़ी बड़ी खानखाहें, दरगाहें, कब्रिस्तानें, और जो आप तो हैरत की बात तो ये है कि आप उठाकर देखिए, आप भेजिए रिपोर्टर्स को या आप खुद देखते होंगे कि चौराहे पर अगर कोई मस्जिदें थी तो मस्जिदों के नीचे व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स किसने बनाए? तो ये जो बोर्ड में आपने शक्तियां दे रखी थी 2013 का अमेंडमेंट में, ये उसका नाजायज फायदा, और इसका कोई लाभ किसी गरीब मुसलमान माँ बहन को या भाई बहन को नहीं हुआ। तो फायदा किसको? मौलाना? फायदा सीधी तौर पर कांग्रेस के लोगों को हुआ, समाजवादी पार्टी के लोगों को हुआ, या चंद मुस्लिम धर्मगुरु और चंद मुस्लिम नेताओं ने जो हल्ला मचा रहे हैं, जो काली पट्टी बांधकर घूम रहे हैं, जो मस्जिद के दौरान, नमाज के दौरान काली पट्टी बंधवा रहे हैं। आप तो देखिए कितना गिर गए हैं ये लोग कि ईद की नमाज में काली पट्टी बंधवा दी, एक खुशी के त्योहार में आपने काली पट्टी, गम की पट्टी बंधवा दी, इसलिए क्योंकि आपसे सवाल होगा। इस कानून के तहत ये संपत्तियां आपको वापस देना पड़ेंगी और उनका वेलफेयर होगा जिनका कभी नहीं हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही है, अखिलेश यादव लगातार कह रहे कि बहराइच और बस्ती की तरफ आप वक्फ कानून के नाम पे मदरसे गिरा रहे हैं। मदरसे, जो अवैध मदरसे हैं, उनका गिर जाना बहुत जरूरी है। और हम तो ये कहेंगे कि हमारे और जो जैसे अखिलेश जी हैं या कांग्रेस में राहुल जी हैं, इनको आगे आना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश और देश की सरकार, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आज मदरसों का मॉडर्नाइजेशन कर रही है। आपके पास तो इतनी दिन सरकारें नहीं, आपने तो कभी किया ही नहीं। आप अलिफ बे ते से ही पढ़ाएंगे क्या हमको? अरे भाई, हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने, IAS IPS बने, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, ये आदरणीय मोदी जी का नारा है। आपने क्यों नहीं दिया कभी? क्योंकि आपका वो वोट बैंक है, वो मेरा वोट बैंक नहीं है, वो हमारे भारतीय हैं। आप वोट बैंक बनाना नहीं चाहते? हम नहीं, बनाने की बात नहीं है, वो मेरा वोट बैंक नहीं है। मैं उनका कल्याण करना चाहता हूं, मैं कर रहा हूं। मैंने NCERT की पढ़ाई लागू की उत्तर प्रदेश में, आदरणीय योगी सरकार ने, पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। और NCERT की पढ़ाई के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन किया मदरसों में, हमने कंप्यूटरीकरण किया,
हमने पोर्टल बनाए, मानव संपदा पोर्टल पर लेकर आए, हम सारी जानकारी हमने इनसे साझा करी। तो ये हमारा काम जो है वो दिखता है, और ये कहते हैं हमारा काम दिखता है, तो कहां दिखता है? आपने किया क्या? मुस्लिम समाज के लिए जो भी काम किया गया, ये वोट बैंक आप चाहते हैं कि मुस्लिम समाज आपसे जुड़े, या फिर विकास का एक बड़ी दूरदर्शी दृष्टिकोण है ये बीजेपी की या पीएम मोदी की? आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अगर आप उठाकर देखें तो अगर कोई भी योजना केंद्र से चली है और उत्तर प्रदेश आई है, तो उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने उसको बाखूबी पात्रता के आधार पर बांटने का काम किया। कोई भी योजना में भेदभाव नहीं किया। अगर गरीबों को मकान मिले तो अगर मुस्लिम गरीब था तो उसको भी मिला, अगर राशन मिल रहा है मुस्लिम भी उसमें आ रहा है, तो लगातार 3 साल से क्या बल्कि कोरोना के टाइम से अभी तक पा ही रहा है। तो कोई भी योजना, कोई भी नौकरी, कोई भी किसी तरह की योजना केंद्र की और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में बिना भेदभाव के हमने जमीन पर उतारने का काम किया है। और इसी क्रम में बहुत से बच्चे सरकारी नौकरियां पाए, मुस्लिम समाज के बहनें पाई, तमाम हमारे मुस्लिम परिवारों को घर मिले, रोजगार मिला। तो ये सारी चीजों से आच्छादित तो हम कर रहे हैं, और जो वोट लेते थे उन्होंने नहीं किया। ये अब हमारे समाज को सोचना पड़ेगा, और हमारे समाज में हम सब जा रहे हैं और एक परिवर्तन है समाज में। जिस तरह से पिछड़ा दबा हुआ गरीब भाई बहन हमारा था, जिसको आप देखते हैं, भाई एक वर्ड आता है पासमांदा। पासमांदा कोई जाति नहीं होती हमारे यहाँ। पासमांदा हमारे यहाँ वो हैं जिनका हक छीनकर लोगों ने खा लिया और उनको बिल्कुल पस्ती में छोड़ दिया। पस्ती का मतलब जमीन पर डाल दिया। और उनको उठाने का काम कौन कर रहा है? उन पासमांदा को वो हमारी आदरणीय मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार कर रही है। तो हम उन दबे गरीब पिछड़े भाई बहनों को, मुस्लिम समाज के, उनको उठाकर ला रहे हैं, उनको रोजगार भी दे रहे हैं, उनको आवास भी दे रहे हैं, उनको राशन पानी, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। बीजेपी हिंदुत्ववादी विचारधारा वाली पार्टी मानी जाती है। मोहसिन रजा एज ए मुस्लिम, कभी लगा कि बीजेपी में उनको वो सम्मान नहीं मिला, या उतनी जितनी मेहनत की वो पद और वो कद नहीं मिला? देखिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी बना भेदभाव के, मैंने कहा कि सबको कहीं ना कहीं दायित्व और सबको जिम्मेदारी देती है, उसकी योग्यता और उसकी उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से, और सभी लोग काम अच्छे से कर रहे हैं। कभी भी कोई भेदभाव नहीं हुआ। आप देखिए, जितने भी हमारे लीडर, चाहे मुस्लिम लीडर्स की अगर हम बात कर लें, आपने जिधर इशारा किया, मैं 2017 तक एक प्रवक्ता के तौर पर आप लोगों से मिलता था, और उसके बाद 17 में मैं मंत्री बना, और अभी 8 साल तक हम हर पद पर रहे। आपने देखा, 5 साल उधर रहे, फिर 3 साल इधर हज के काम किए, फिर भारत सरकार की हज कमेटी में भी आज भी हैं हम, तो भारत सरकार में है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो पार्टी आयत करती है, और पार्टी ने ये भेदभाव नहीं किया ना। और सब जगह अलग अलग जगहों पर लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, जो और आयोग होते हैं और भी मंत्रालय हैं उनमें भी दी गई है। लेकिन ये कहना कि खाली मुसलमानों को विपक्ष का काम है गुमराह करना, ये अपना वोट बैंक समझते हैं, हम उन्हें अपना समझते हैं। ये खाली वोट बैंक समझते हैं। जिस दिन वो इन्हें छोड़ देंगे, ये उनको अपना नहीं समझेंगे। हमें उन्होंने वोट नहीं भी दिया है तब भी वो हमारे हैं, और वोट देंगे तब भी वो हमारे हैं। आपको मलाल है किसी चीज का? कोई चीज का हमें मलाल नहीं है। इसलिए मलाल नहीं है क्योंकि मलाल उसको होता है जो महत्वाकांक्षी होता है। हम लोग तो सेवा भाव के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो एक एक कार्यकर्ता सेवा के लिए पार्टी से जुड़ा है। हमारा जो सरकार का माध्यम है, हम सरकार में इसलिए आते हैं, हम सेवा के लिए आते हैं सरकार में। लोगों जो मेवा खाते थे परेशान वो हैं आज, उनसे पूछिए जाकर, उन्हें मलाल होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों से उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है जो लूटा करते थे उत्तर प्रदेश के लोगों को। ना तो व्यापारी सुरक्षित थे, ना माताएं बहनें सुरक्षित थीं, ना आम जन सुरक्षित था, अपराधियों का बोलबाला था, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी। आज देश में और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन देखिए ना। आज देखिए, सबसे बड़ी धुरी क्या है? सबसे बड़ी विकास की धुरी होती है रोड कनेक्टिविटी। ठीक है, इतना बड़ा जाल पूरे देश में, इतिहास में नहीं बना जितना बड़ा आज हमारी आदरणीय मोदी सरकार ने। एक सवाल और, उसके बाद मैं डेवलपमेंट पे जरूंगा। मोहसिन रजा साहब, कभी जब बैठते हैं और सोचते हैं और अपने पीछे की यात्रा देखते हैं, तो क्या लगता है कि आपकी जो ख्वाहिशें थी, जो सपने थे, वो पूरे हुए? या फिर किसी और राजनीतिक दल में होते तो शायद इससे ज्यादा मुकाम होता, इससे ज्यादा बड़ा सेवा करने का मौका मिलता? अच्छा आपने सवाल किया। मैं राजनीति में जाने वाला व्यक्ति था नहीं। मैं क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट में काफी बाहर भी गया, विदेशों में गया, तो क्रिकेटर में रहा। उस जमाने में प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं होती थी, लेकिन देश के लिए खेलने का जज्बा हमारे तब भी था।
तो कोई हमारी ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं थी कि मुझे राजनीति में जाना है। और मैं बड़े बड़े अपने जो महापुरुष गुजरे उनका मैं सम्मान करता हूं और उनको याद करता हूं, मिस भी करता हूं। उसमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब यहाँ से चुनाव लड़ने आए तो मैं उनके पास जाया करता था, यहाँ पर मीराबाई मार्ग वाले गेस्ट हाउस में मिलने के लिए। तो वो मुझसे कहते थे कि आप जैसे नौजवान को भाजपा में आना चाहिए। तो मैं कहता था कि सर मुझे तो राजनीति का कोई एबीसीडी नहीं पता, मैं तो आपका प्रशंसक हूँ, मैं तो आपको सुनता हूँ, आपको सुनकर मुझे जो ज्ञानवर्धन होता है उससे मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं आपका प्रशंसक हूँ, मैं आपको मिलने के लिए आता हूँ। तो वो मुझसे हमेशा कहते थे। उस जमाने में एक एजाज रिजवी साहब थे, वो मिनिस्टर हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, उनसे कहते थे कि मोहसिन को बुलाया कीजिए। तो श्रद्धेय अटल जी मुझे राजनीति में लाए, उनकी प्रेरणा से मैं राजनीति में आया। तो मेरे गुरुजी ने जो दिखाया और जो सिखाया है वो यही सिखाया है कि देश के लिए, और उन्होंने पक्ष विपक्ष में एक वोट के लिए सरकार छोड़ दी थी उन्होंने। तो हम लोग वो लोग हैं मलाल नहीं करते किसी चीज का, देश के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। सवाल में फंसने वाले हैं आप। अटल जी लाए, अटल जी बेहतर या प्रधानमंत्री मोदी बेहतर? नहीं, देखिए अपने टाइम में अटल जी प्रेरणा है मोदी जी की, अटल जी ही प्रेरणा है हमारे सब नेताओं की, क्योंकि वो संस्थापक सदस्य में थे भारतीय जनता पार्टी के। तो इसलिए ये मानकर चलिए कि जो बड़े बड़े नाम हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसके बाद अगर आप बात करें तो और भी जो नाम आते हैं उसमें अटल जी का नाम आता है। और अटल जी हम सबके लिए आदर्श हैं, हमारे लिए भी हैं, आदरणीय मोदी जी के लिए भी हैं। तो इसलिए हमने उन्हीं से सीखा है। मोहसिन साहब के लिए बेहतर कौन? नहीं, मैंने बेहतर की सवाल, जो आज काम कर रहे हैं वो आदरणीय मोदी जी हैं। उस समय हमारे लिए हमारे आदर्श वो थे, वही तो गले लगाते थे मोदी जी को। आपने कई वीडियोस देखे होंगे कैसे गले लगाते थे उनको। तो इसका मतलब है उनके कार्यशैली से कितना प्रसन्न रहते थे अगर एज ए प्राइम मिनिस्टर वो जब मिलते थे। क्योंकि उस समय तो अगर आप देखें तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक ऐसे अच्छे कार्यकर्ता स्थापित हो चुके थे कि सीधी तौर पर उनको सीएम बनाने का काम किया गया था। तो ये अपने आप में अटल जी ने किया था ना। तो अटल जी हम सबके आदर्श। मोहसिन साहब जब कभी निराश होते हैं तो कभी किसी दूसरे दल में जाने का ख्याल आता है? कभी नहीं, जहन में कभी कोई ये बात आती है? नेवर एवर, छोड़ नहीं सकता मैं ना दल बदलने वाला व्यक्ति हूं और ना नेता बदलने वाला व्यक्ति हूं। मैं बता दूं आपको, मेरा अपना एक कैरेक्टर है, ना मैं दल बदलता हूं ना मैं नेता बदलता हूं। मेरा दल यही रहेगा। हमारा आखिरी जब मैं जाऊंगा तो मेरे सीने पर भारतीय जनता पार्टी का जरूर से आप देखेंगे एक झंडा रखा होगा जिसमें हरा भी है और भगवा भी है। ऐसे मुस्लिमों की संख्या कम क्यों होती जा रही है कि जो ये ख्यालात जिनके जहन में हो कि जब उनकी आखिरत होगी तो तिरंगा होगा या भारत का झंडा होगा? तो तिरंगे के लायक तो हमको हमारी पार्टी नहीं कर दिया। अगर आप तिरंगे की बात कर रहे हैं तो एक संवैधानिक पद पर रहा हूं तो तिरंगा भी मिलेगा, और तिरंगा हमारे लिए आज भी सर आंखों पर है। तब मेरे सीने पर होगा जब मैं जा रहा हूँगा, और मेरी पार्टी का भी झंडा मेरे सीने पर होगा जिसने मुझे इस लायक किया। तो इसलिए ये मानकर चलिए कि हम लोग तिरंगे के लिए ही लड़ने वाले लोग हैं। हमारे झंडों के कलर अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां तिरंगा होगा उस झंडे के नीचे सबको आना चाहिए। ये बार बार मैं कहता हूं, लेकिन जो आए हैं उन्हें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को जोड़ने में कामयाब हो पा रही है? क्योंकि लगातार काम तो किए जा रहे हैं, पर अभी भी एक दूरियां नजर आ रही हैं, चाहे विचारधारा की दूरियां हो, चाहे वो एजेंडे की दूरियां हो, लेकिन अभी भी दूरियां हैं। इन दूरियों को कैसे पाटेंगे मोहसिन रजा या फिर बीजेपी? ये ऐसा होता है कि बड़ा टाइम लगता है किसी भी चीज के लिए। जैसे आपने कहा कि कोई मर्ज है, जो मर्ज हो जाता है तो डॉक्टर कहता है कि थोड़ा इसका इलाज ज्यादा चलेगा, क्योंकि हम आपको स्वस्थ करना चाहते हैं। जल्दबाजी में हम कोई ऐसी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोग हमारे साथ आए तो वो मुतमईन होकर आए, समझ बूझ कर आए, खाली सत्ता के इन्फ्लुएंस में ना आ जाएं। क्योंकि अभी तक उनको यही दिखाया गया है। जिस तरह से सपा बसपा की सरकारें और या कांग्रेस समर्थित सरकारें रही हैं तो वो उसमें बहा करते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको समझिए, परखिए, जानिए, और फिर जब हमारे साथ आइए तो कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, अंतिम सांस तक हमारे साथ रहिए। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी हैं, हम समाजवाद को भी इसी के अंदर रखते हैं, बहुजन समाज को भी इसी में रखते हैं। तो इसलिए हमारी पार्टी के अंदर बहुजन समाज भी है, समाजवाद भी है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी हैं। हम उनको ये कहना चाहते हैं, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। सपा और कांग्रेस के वोट बैंक में भी आपकी नजर है? जो मुस्लिम, अब सपा कांग्रेस कहती है ना कि मुस्लिम वोटर जो है वो उसका वोटर है, उस पर अब बीजेपी की नजर है? अब देखिए उनके पास है क्या। बैसाखी पर 40 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस रही,
और बैसाखी आदमी तभी लगाता है जब उसके हाथ दुरुस्त हों। बैसाखी तो तभी मिलती है ना, हाथ दुरुस्त हों। तो अब तो उनके हाथ भी इस लायक नहीं रह गए। अब तो वो जहाँ पड़े हैं उनको कोई बैसाखी भी देने वाला नहीं मिल रहा है। और जो और पार्टियां थीं, जो जोड़ तोड़ की पार्टी सरकारें बनाया करती थी, अपराधीकरण करती थी, अपराधी जिता कर लाती थी, और अपराधियों को जिताकर लाकर उनसे अपना कहीं ना कहीं काम लेती थी वोट डलाने का। जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग वगैरह का आप सुनते थे उस जमाने में, तो ये अपराधी लाने की प्रथा डाली थी समाजवादी पार्टी ने, उसको भी खत्म किया हमने। अब हमारे पास एक से एक अच्छे अच्छे चेहरे, एक से एक कायदे के लोग, सर्व समाज के लोग, सर्व कहना चाहिए कि भेदभाव ना क्षेत्र का ना समाज का, कोई भेदभाव नहीं है, सर्व समाज के लोग हैं। और पूरे देश के कोने कोने से आपको देखिए देश की सरकार में मिलेंगे लोग, उत्तर प्रदेश में भी हर क्षेत्र और हर वर्ग का व्यक्ति मंत्रालय में भी मिलेगा। हमारे जिला अध्यक्ष उठाकर देख लीजिए, गांव प्रधान देख लीजिए। तो हम काम कर रहे हैं जनहित के लिए। पीडीए की सियासत होते होते डीएनए पे पहुंच गई, किस तरीके से देखते हैं? ब्रजेश पाठक को उसमें निशाना बनाया गया, दूसरे लोगों को निशाना बनाया मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है संतोष जी, हम जाति तौर पर किसी पर कोई बात नहीं करते, चाहे कभी भी आपने देखा होगा जी। आप मेरी पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है, हम आपकी विचारधारा के पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है, हम उस पर तो सवाल उठाएंगे और आप मेरे पर उठाइए, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर किसी को किसी पर प्रहार नहीं करना चाहिए, राजनीति में इसकी छूट नहीं है। और जो लोग भी ये करते हैं उनसे मेरा आग्रह है आपके इस इंटरव्यू के जरिए कि हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं, ये बात का भाव रखना चाहिए सबको। हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। पक्ष भी जो है वो जनहित के लिए मुद्दे उठाता है सदन के अंदर और सड़क पर भी, और जो हमारा विपक्ष होता है वो भी हमको आईना दिखाता है। अगर हम कहीं कोई कमजोरी होती है हमारी, उसको उजागर करता है, अपने क्षेत्र की बातें सदन से सड़क तक उठाता भी है, हमें जगाता भी है। तो इसलिए ये सत्ता का जो पक्ष और विपक्ष का मामला है ये बहुत अच्छा है। पक्ष भी अच्छा है सत्ता में और विपक्ष भी अच्छा है, क्योंकि अगर आप विपक्ष में नहीं रहेंगे तो आप पक्ष के बारे में जानेंगे नहीं, और हमेशा पक्ष में रहेंगे तो कांग्रेस की तरह हो जाएंगे। 2027 का भविष्य क्या देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट काम किए हैं, लेकिन विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। 2027 का चुनावी समीकरण आपके नजरिए में क्या है अभी, अगर अभी की बात की जाए? अभी करा लीजिए चाहे 27 में करा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी तीसरी बार। इसलिए बनाएगी क्योंकि आप सबसे बड़ा सब्जेक्ट क्या था, दो सबसे बड़े सब्जेक्ट इशू था। एक आपका अपराधीकरण, अपराध मुक्त करने का काम आदरणीय योगी सरकार ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को किया। आज हमारी माँ बहनें, व्यापारी, आम आदमी खुश है। रात के 2 बजे भी आप जाएं, आपसे कोई बोलने वाला नहीं। हमारे घर में बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनके घर में भाई नहीं है, भाई हैं तो बाहर हैं, वो शादी बारात से आए जाएं तो वो सुरक्षित है। तो ये एक सुरक्षा का भाव, प्लस योजनाएं धरातल पर उतारी हैं हमने। जिस तरह से अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश को देखें, भ्रमण करें, तो जो एक रोड बनाकर कहते थे कि साहब हमने एक एक्सप्रेसवे बनाया, हम 6 एक्सप्रेसवे बनाकर दे चुके हैं, समर्पित कर चुके हैं। और आने वाले टाइम में जो स्वास्थ्य सेवाएं थी जिसको आपने इन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, उसको लेकर हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हमारी सरकार ने करी है, और हम ज़्यादातर सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं बहाल कर रहे हैं। और आदरणीय मोदी जी की जो योजना जिसको लेकर आप आयुष्मान की बात करें तो 5 लाख का जो आयुष्मान का कवर है, उससे सभी लोगों को, और बहनों के लिए सुरक्षा का, हर बार कोई भी योजना होती है या कोई रक्षाबंधन आता है, अभी आएगा 4 दिन के बाद, बहनों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में बसें फ्री हो जाती हैं। वो जहां से आए जाएं उनके लिए 2 दिन तक आप देखिए उनका एकदम सम्मान के साथ वो भाइयों के घर जाएं और भाई उनके घर जाए, उनको कोई किराया नहीं। एक परसेप्शन बनता जा रहा है लोगों में, ये ऐसी बातें हैं कि जाति जनगणना आई तो लोगों ने कहा कि बिहार इलेक्शन है इसलिए इससे पहले जाति जनगणना लेकर आए। ये जो बातें हैं कि कुछ भी बड़ा आता है तो कहीं न कहीं चुनाव से जुड़ा जाता है, इसको किस तरीके से? मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जो लोग सवाल उठा रहे थे आज बेचैन क्यों हो गए जाति जनगणना जब लेकर आ गई है भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी सरकार? आप ही तो कह रहे थे बार बार, वो तो बहुत बोलते थे कांग्रेस वाले हमारे। अब परेशान इसलिए हो रहे हैं कि अब आपको यह तय करना होगा कि आप ही कहते थे ना जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी, हिस्सेदारी वाली बात करते थे, तो क्या आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और अध्यक्ष बदलेंगे उनकी गणना के बाद जब आपके पास आएगी रिपोर्ट? अब आपको यह तय करना होगा कि आप ही के परिवार से बना रहेगा कि साहब इधर वाल अखिलेश जी के बाद अर्जुन जी, उधर वाल राहुल जी हैं या प्रियंका जी हैं और प्रियंका जी के बाद उनके बच्चे। तो ये
ऐसे रहेगा या हमारे यहाँ अभी नहीं पता किसी को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कोई भविष्यवाणी करके दिखा दे। एक आखिरी सवाल, एक बार फिर वक्फ की बात करेंगे। क्या आपको ये भरोसा है कि आने वाले दिनों में साल, 2 साल, 3 साल लग सकते हैं, वक्फ बोर्ड जो होगा वो पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम करेगा? क्योंकि भ्रष्टाचार के बड़े आरोप रहे हैं, पर आगे क्या भरोसा है, विश्वास जनता को ये आप दे पाएंगे? मैंने कहा ना कि अपार शक्तियां जो दी थी 2013 के अमेंडमेंट के एक्ट में कांग्रेस ने, वो अपने लोगों को ये वक्फ की प्रॉपर्टियां कब्जा करने के लिए दी थी। और ये ही लोग डर रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये वक्फ का लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के। पहली चीज तो मैं बताना चाहता हूं कि ये कोई हमारी एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है वक्फ। ये इसका कहीं कोई जिक्र कुरान में नहीं है, इसका जिक्र प्रॉफिट मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं कहा है, कोई निर्देश और संदेश नहीं दिया है कि वक्फ करिए आप अपनी प्रॉपर्टी को। ये अल्लाह के नाम पर जो कह रहे हैं, ये जो चंद मुस्लिम धर्मगुरु यही सब प्रॉपर्टियों पर बैठे हैं, ये इंसानों के लिए, आम आदमी के लिए, जो मुस्लिम समाज के थे उनके लिए दान की गई प्रॉपर्टियां हैं। दान को ये अल्लाह की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। अरे अल्लाह तो सबका खालिक है भाई। ये गुमराह करने के लिए कांग्रेस में जो बैठे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के कुछ, अब तो इनके तो बाकायदा मौलाना लोग चुनाव लड़ते हैं। कई आप देखिए इनके मस्जिद के इमाम हैं, उनको इन्होंने चुनाव लड़ाया है। तो ये तो जानबूझकर इसलिए लाए हैं कि ताकि ये हमारे लिए राजनीति करें। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति इस तरह की गुमराही फैलाएगा तो समाज तो गुमराह होगा। हम लोग उनको समझाने का काम कर रहे हैं कि अब ये जो कानून आया है इसके तहत उनका वेलफेयर होगा। उनको खास करके दबे पिछड़े हमारे गरीब भाई बहन मुस्लिम, उनके वेलफेयर के लिए, उनके लिए दान की गई प्रॉपर्टियां थी जिनको वक्फ कहा जा रहा है। वक्फ कोई चीज नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं वक्फ है। वक्फ कोई चीज नहीं है। और उसको संरक्षित करने के लिए जो 25 का कानून लाई है आदरणीय मोदी सरकार, उसके लिए हम उनका अपने समाज की तरफ से, करोड़ों करोड़ मुसलमानों की तरफ से आभार और धन्यवाद करेंगे। इससे हमारे समाज का बहुत बड़ा उत्थान होगा। एक आखिरी सवाल, बस 30 सेकंड आपके पास। आज भी ये क्यों कहा जाता है कि जो मुस्लिम युवा है वो पंचर बनाता है, वो छोटी दुकानें करता है, वो स्किल्ड क्यों नहीं है, वो बड़े रोजगार में क्यों नहीं है, वो बड़ी नौकरियों में क्यों नहीं है? ये तो सवाल कांग्रेस से होना चाहिए था। हम तो उनको आज आईएएस और आईपीएस बनाने के लिए लगे हुए हैं, और काफी बच्चे आईएएस आईपीएस बने हैं। आप देखिए उठाकर सिविल सर्विसेज में काफी बच्चे, जब से मोदी सरकार आई है देश में, तब से काफी बच्चे उसमें आए हैं। और तमाम बच्चों को हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आदरणीय उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा राज्य है, यहाँ हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उन्हीं मदरसे के बच्चों को कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आईपीएस बने। मुंशी मुअल्लिम और आलिम फाजिल बनने से क्या होगा? कितने बच्चे नमाज पढ़ाएंगे रोज जाकर? मुअल्लिम आलिम फाजिल बन के किसको किसको कुरान पढ़ाएंगे? वो कुरान तो हमारे घर में है, हम पढ़ लेते हैं। कुरान एक शिक्षा है, एक इल्म है। वो हासिल करने के लिए उसके पास दिमाग भी तो दीजिए। जब तक सामाजिक शिक्षा के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये पॉलिसी कांग्रेस की थी और ये उसके बाद अडॉप्ट किया है क्षेत्रीय दलों ने, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की राजनीति तो कांग्रेस नहीं करी है कि जब हम सत्ता से जाएं क्षेत्रीय दल के एक एक सांसद लेके अपना सत्ता बना लो। तो ये कांग्रेस ने तोड़ने का काम जो किया था पूरे देश में, ये कांग्रेस ने किया था कि हमारी सत्ता नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। टू द पॉइंट में आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मोहसिन साहब थे और बड़ी बातें की, सामाजिक शिक्षा की बात की, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर वक्फ बोर्ड में एक बड़ा भरोसा जताया मोहसिन साहब ने कि आने वाले दिनों में पारदर्शी वक्फ बोर्ड होगा, जो महिलाओं के लिए काम करेगा, गरीबों के लिए काम करेगा और युवाओं के लिए भी काम करेगा। तो टू द पॉइंट में आज बस इतना ही। नमस्कार।